नमस्ते जी। नमस्कार अ, नमस्कार। नमस्कार। अभी जो हाल ही में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई है धुरंधर, इसने बहुत सी पुरानी जो हमारी ज़ख्म भरी जो हमारी यादें हैं, उनको ताज़ा किया है कि जी किस प्रकार से ब्लीड इंडिया थ्रू थाउज़ेंड कट्स जो एक इन्होंने एक बनाया था, फ़िलॉसफ़ी बनाई थी ज़ियाउल हक ने। किस प्रकार से वो हमें जगह-जगह पे हमारे भारत में स्थान-स्थान के ऊपर और अलग-अलग प्रकार से जो है उन्होंने हमें आघात लगाया है। ये पूरी फ़िल्म ने एक 3 घंटे में उसको पैकेजिंग कर दी उसकी पूरी, हर जगह पे। तो आतंकवाद किस तरह से फैलाते रहे उसका जो है अपनी तरफ से उन्होंने बताया, कई इंसिडेंट्स बताए उन्होंने, जैसे क्या आईसी 814 की जो हाईजैकिंग हुई, उसके बाद पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, उसके बाद में मुंबई अटैक हुआ। तो इस प्रकार की सारी उन्होंने बातों को है ना हमारी यादें ताज़ी की। इसके साथ-साथ एक बात जो है जिसने हमें सबसे ज़्यादा चोट पहुँचाई है, और वो क्या होता है कि कोई ऐसी चोट होती है जो ज़्यादा दिखती इतनी नहीं है, लेकिन उस चोट का असर बहुत ज़्यादा होता है। वो चोट थी फेक करेंसी की। इस फ़िल्म ने फेक करेंसी को भी डील किया है। किस प्रकार से जो है फेक करेंसी भारत में जो पुश की जा रही थी, वो फेक करेंसी जो है उसके हमें किस प्रकार से नुकसान हुए, जो आज सूद साहब बहुत एक्सपर्ट हैं, क्योंकि सूद साहब ने इस बात को जो है डील किया है, इंस्टीट्यूशनल वे से भी डील किया है। तो मैं सूद साहब से आज रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप हमें बताइए ये कि फेक करेंसी जो है भारत में किस प्रकार से पुश की जाती थी और उसके हमको नुकसान किस प्रकार से हुए? सूद साहब प्लीज़। हाँ, देखिए, मैं नेपाल में भी पोस्टेड रहा हूँ और इंडिया में मैंने 38 साल तक काम किया है रॉ के अंदर, और बहुत सी बातें जानता हूँ। जैसे आईसी 814 की हाईजैकिंग की बात जानता हूँ कि ये भी एक प्रोपेगेंडा किया गया था। स्पेशल प्रोपेगेंडा क्या, एक इंडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी, जिसके अंदर हमारे कुछ लोग भी मिले हुए थे बगैर अंदर के। जैसे अजीत डोभाल ने एक बार कहा कि जो इंडिया को मेन नुकसान होता है वो अंदर से होता है, और आईसी 814 की हाईजैकिंग के अंदर कुछ अंदर के लोग थे जिन्होंने हाईजैकिंग कराई, पाकिस्तान के आईसी की मदद करे। आपको पता होगा एक रॉ का चीफ था जिसने पाकिस्तान के आईसी के साथ एक किताब लिखी। फिर 26/11 के बारे में बताया गया इस पिक्चर के अंदर। बहुत सी बातें इन्होंने और ज्यादा हमारे जख्म बिल्कुल हरे कर दिए। फिर 2001 का जो पार्लियामेंट अटैक था वो भी पाकिस्तान उसके अंदर इन्वॉल्व था। लेकिन यहाँ पे एक बात कहूंगा कि 2001 का जो पार्लियामेंट अटैक था उसकी इंफॉर्मेशन थी रॉ के पास, और रॉ ने इंफॉर्मेशन भी दी थी। जिस आदमी ने इंफॉर्मेशन दी थी मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, बड़े क्लोजली जानता हूँ, और मैंने भी फाइलें देखी हैं। लेकिन वो होने दिया क्योंकि अंदर दुश्मन बैठे थे, अंदर से नुकसान पहुंचाया जा रहा था। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे फेक करेंसी की। फेक करेंसी को मैंने डील किया हुआ है, बहुत सी खबर है मेरे पास। देखिए, फेक करेंसी के अंदर जो मेन रोल था वो था कांग्रेस की गवर्नमेंट के कुछ लोग थे जो बड़े पावरफुल थे, और साथ में पाकिस्तान की आईसियां मिली थी। वो इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे और पाकिस्तान को हेल्प कर रहे थे। आपको पता होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी बूस्ट हो रही थी, पाकिस्तान मिलिटेंट अटैक कर रहा था इंडिया के ऊपर, और पैसे कहां से जा रहे थे? पैसे इंडिया की फेक करेंसी के यूज किए जा रहे थे, जो कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पे पाकिस्तान को मदद की। एक कंपनी का नाम है डीलारू, इसका जो मालिक है वो इटालियन है, और ये कंपनी एस्टेब्लिश की थी ब्रिटेन के अंदर, और यहां पे उसको काम दिया गया, यानी कि कोड का काम दिया गया, जो करेंसी के नोट थे उसका काम दिया गया। और बाद में पता चला कि यही कंपनी पाकिस्तान के नोट प्रिंट कर रही है, और सेम पेपर यूज किया जा रहा है जो पाकिस्तान की करेंसी में यूज होता है वो भी इंडिया करेंसी में यूज हो रहा था। और धुरंधर पिक्चर के अंदर दिखाया गया था एक आदमी जो मेजर इकबाल था। तो मेजर इकबाल कौन था? मेजर इकबाल था मेजर जनरल आतिफ इकबाल। और ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया डेविड हेडली ने, जो 26/11 का आरोपी था, जिसको इंडिया के अंदर लाया गया यूएस से। और एक पूरा का पूरा प्लान किया गया था इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसके अंदर कुछ लिमिटेड लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, या मैं सीधा कहूंगा यहाँ पे 10 जनपद के अंदर कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है वहां से सारा काम किया जा रहा था। और जो इटालियन जो कंपनी है इसका मालिक एक इटालियन था जो ब्रिटेन के अंदर थी। आप समझ सकते हैं कि इटालियन अगर इसका मालिक है तो उसका कहां से कनेक्शन होगा। इंडिया के अंदर भी एक पॉलिटिशियन है जो इटालियन इटली का है, और उसको देश से कोई प्यार नहीं है। और एक मैं जब नेपाल में पोस्टेड था तो वहां पे फेक करेंसी का जो सारा का सारा सामान जाता था वो जाता था यहाँ से
पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान से किसी और जाता था, ये भेजा जाता था बाय एयर नेपाल के अंदर। क्योंकि नेपाल के अंदर भी इंडियन करेंसी चलती है, वहां पे 500 1000 के नोट चलते हैं, क्योंकि इंडिया जो नेपाल की करेंसी है उसको प्रोटेक्ट करता है। हम जब जो मर्जी वर्ल्ड में इम्पैक्ट पड़े, हमारे 100 रुपए के बदले पाकिस्तान के जो नेपाली रुपी है वो 160 के होते हैं, और इसी से नेपाल की करेंसी को सपोर्ट करते हैं, उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। तो वहां पे पूरा का पूरा बिजनेस वो इंडियन करेंसी के अंदर होता है। नेपाल के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है वो लगता है 1699 किलोमीटर का, और ओपन बॉर्डर है। तो पाकिस्तान की एयरलाइंस पीआईए वहां से नोट जाते थे पाकिस्तान के अंदर, और वहां से उनको भेजा जाता था नेपाल बॉर्डर से, जो पोरस बॉर्डर है, और इंडिया के अंदर सारी कंट्री में फैलाए जाते थे। इंडिया की इकोनॉमी ऊपर से तो ठीक लग रही, लेकिन अंदर से खोखली होती जा रही थी, और इसके पीछे पूरा जो हाथ था वो था कांग्रेस गवर्नमेंट का, जब मनमोहन सिंह पावर में थे। और ये जो प्रिंटिंग का काम दिया गया था इस कंपनी को, डीलरों को, वो मनमोहन सिंह के टाइम में दिया गया था, यानी कि 2004 में दिया गया था। और जब हमने इसको रोकने की कोशिश की, क्योंकि वहां पे कर्नल चीमा बैठे हुए थे पाकिस्तान के आईएसआई के, जो नेपाल में बैठे थे, उनको हमने एक्सपोज किया और उनको वहां से डिपोर्ट करा दिया नेपाल के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। बाद में वही चीमा, कर्नल चीमा, उसको पोस्ट कर दिया इन्होंने सिंगापुर के अंदर। और एक बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जीपी कोइराला वो सिंगापुर गए एक ऑफिशियल विजिट पे। जब वापस आ रहे थे तो उन्हीं के प्लेन के अंदर, कंसाइनमेंट के अंदर, फेक करेंसी के नोट थे जो हमने पकड़ लिए। तो पाकिस्तान का कुछ सिस्टम खराब हो रहा था, और यहाँ पे सीबीआई की इंक्वायरी भी चलनी शुरू हो गई थी इसके ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट हमारी शांत थी, कुछ एक्शन नहीं ले रही थी। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि 2009 में एक के वर्मा, केसी वर्मा, जो चिदम्बरम के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनको रॉ का चीफ बना दिया गया, आईपीएस थे, ताकि कोई रॉ से इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए, जो भी उन्होंने अंदर रखना है वो रखा जाए। इससे हमारी इन्वेस्टिगेशन में फर्क पड़ा। और आपको नाम याद होगा एक कर्नल पुरोहित का, कर्नल पुरोहित जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के थे, उनको भी भनक लग गई कि फेक करेंसी का काम चल रहा है। तो जब उन्होंने इंक्वायरी करने की कोशिश की तो उनको अरेस्ट कर लिया, एक बम ब्लास्ट के चक्कर में उनको फंसा दिया और उनको बहुत साल तक जेल में रखा, क्योंकि यहाँ पे पूरा काम किया जा रहा था कांग्रेस हाईकमान के द्वारा किया जा रहा था। आपको याद होगा ज्ञानी जैल सिंह जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे, ज्ञानी जैल सिंह ने एक बार कहा कि मैं कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है उसको एक्सपोज करूंगा, जब प्रेसिडेंट हट चुके थे वो। और एक बार वो चंडीगढ़ आ रहे थे हिमाचल से, रास्ते जबकि उनको Z+ की सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन सामने से एक ट्रक आया और ट्रक ने उनको टक्कर मार दी और उनकी वहीं पे डेथ हो गई। आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस की जो लीडरशिप थी कितनी डेंजरस थी। और दूसरी बात है कि जो अंडरवर्ल्ड के लोग का करेक्शन होता है वो इसी तरीके के काम करते हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोग घबराते भी थे कांग्रेस की लीडरशिप से। लेकिन जब पीएम मोदी पावर में आए तो यहाँ पे उनके बहुत से इश्यूज थे उनके सामने। लेकिन एक इंसिडेंट हुई कि कतर से एक शिप आया, शिप का जो कंटेनर था उसके अंदर, कोची के अंदर लैंड किया, तो वहां पे फेक करेंसी के नोट्स मिले। तो पीएम मोदी का दिमाग खटक गया कि यहाँ पे कैसे हो सकता है कि फेक करेंसी आ रही है कंट्री के अंदर। और उसके बाद एक ट्रक पकड़ा गया जो नेपाल के रास्ते इंडिया के अंदर आया था, और उसके अंदर फेक करेंसी के नोट थे। तो पीएम मोदी ने बगैर टाइम खोए यहाँ पे एक डिसीजन ले लिया कि हम डिमोनेटाइजेशन करेंगे, यानी कि 500 और 1000 के नोट को हम कैंसिल कर देंगे। और इसके ऊपर बहुत सी चर्चा हुई, बहुत से लोगों ने कहा कि पीएम मोदी का शायद दिमाग खराब हो गया। लेकिन पीएम मोदी ने इसका कोई उल्लंघन नहीं किया, कोई इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी या कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं दी, क्योंकि अगर स्टेटमेंट देते तो पूरे वर्ल्ड को पता चलता कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे खराब हो रही है। क्योंकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको पकड़ तो सकते नहीं थे, उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से काम किया था। केस चलता तो 20 साल तक केस चलता रहता। आप देख रहे हैं जितने करप्शन के केस हैं, जहां चाहे राहुल गांधी के खिलाफ हो चाहे सोनिया गांधी के खिलाफ, आज तक भी चल रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने बगैर टाइम खोए ये काम किया। और क्या था कि पाकिस्तान के टेरर अटैक कम हो गए। आपने देखा होगा जब पीएम मोदी आए तो टेरर अटैक कम हो गए, क्योंकि उनको फाइनेंस मिलने कम हो गए और पाकिस्तान की इकोनॉमी डूबनी शुरू हो गई और इंडिया की इकोनॉमी बूम करनी शुरू हो गई। वो मेन रीजन था फेक करेंसी का जो एक्शन लिया पीएम मोदी ने। जब चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे तो ये काम चलता रहा। बीच में आपके एक दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर आए थे जिनको बाद में प्रेसिडेंट बना दिया गया। उनके सामने जब सीबीआई ने बताया कि हम यहाँ तो फेक करेंसी का काम चल रहा है, तो उन्होंने डीआरआर कंपनी के साथ कनेक्शन तोड़ दिया और प्रणब मुखर्जी उसको बना दिया आपका प्रेसिडेंट,
उसके बाद फिर चिदम्बरम पावर में आ गए, उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा रिवाइव कर दिया बगैर वेरीफाई किए, क्योंकि उनका इसमें अंदर इंटरेस्ट था, इसके अंदर कांग्रेस का इंटरेस्ट था। कांग्रेस के पास बिलियंस ऑफ रुपीस हैं जो फेक करेंसी के थ्रू उन्होंने इनकम बनाई है अपनी। और एक इनके फाइनेंस सेक्रेटरी थे अरविंद मायाराम, जिसकी आपने फोटो भी देखी होगी, जो राहुल गांधी के साथ यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अरविंद मायाराम फाइनेंस सेक्रेटरी थे और इन्होंने भी इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बगैर वेरीफाई किए रिन्यू करा दिया डीरा रो कंपनी से। यानी कि इनकी लॉयल्टी देश के साथ नहीं थी, इनकी लॉयल्टी थी सोनिया गांधी के साथ। तो बहुत से इंसिडेंट है, बहुत सी चीज हुई है, लेकिन आज हमारा देश इसलिए बच गया कि पीएम मोदी पावर में आ गए, अदरवाइज हम टोटल बर्बाद हो चुके होते। इंडिया के अंदर कन्वर्शन की जाती थी नेहरू से लेकर के सोनिया गांधी तक, और ये अब रुकी जब यहाँ पे पीएम मोदी पावर में आए। जब जिहाद चल रहा था देश के अंदर पूरे जोर शोर से, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, जो चाहते हैं कि हिंदू यहाँ से खत्म हो जाए। मैं एक और बात बताऊंगा कि हिंदू खत्म क्यों नहीं हुए, जबकि यहाँ पे रेडर्स आए, बहुत कुछ काम किया, उन्होंने बहुतों को मारा, मर्डर किया, क्योंकि उस टाइम पे हमारी फैमिली के अंदर एक हिंदू के घर के अंदर 4 से 5 बच्चे पैदा होते थे, जिसकी वजह से आज हमारी पॉपुलेशन स्ट्राइव कर रही है। ये हम इस टाइम को जो यानी कि हमारी पॉपुलेशन खत्म नहीं हुई। आज भी आरएसएस के लोग इस टाइम पे एक कैंपेनिंग स्टार्ट कर दिया कि कम से कम 3 बच्चे करिए, ताकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन ठीक रहे और हिंदू माइनॉरिटी में ना आ जाए। लेकिन जो हमारी ऑपोजिशन की पार्टी है वो प्रमोट करती है मुसलमानों को, प्रमोट करती है क्रिश्चियंस को, लेकिन हिंदुओं को गालियां देती है। और ये प्राइम मिनिस्टर जो पीएम मोदी आए हैं, ये वो काम कर रहे हैं कि मंदिरों में जाते हैं। कभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ओपनली टेंपल के अंदर नहीं गए कि मुसलमान नाराज हो जाएगा, क्रिश्चियन नाराज हो जाएंगे, लेकिन पीएम मोदी देश का काम कर रहे हैं, देश की सोच रहे हैं। और आज हम इसीलिए स्ट्रांग है कि हमारे यहाँ पे ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो देश की सोचता है। बाकी प्राइम मिनिस्टर देश की नहीं अपनी सोचा करते थे, ज्यादा तक की बात करता। बिल्कुल सुसाब, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि जब पेपर या क्योंकि क्या होता है करेंसी नोट्स में कुछ देशों को छोड़कर जो प्लास्टिक यूज करती हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, अधिकांश जो है उनका जो पेपर होता है वो कॉटन बेस्ड होता है और कुछ दुनिया की कंपनीज हैं जो सप्लाई करती हैं। हम जिनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उस वक्त जब ये फेक करेंसी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान छाप रहा था, तो जिस कंपनी के साथ था कॉन्ट्रेक्चुअल जो ऑब्लिगेशन होती हैं उसमें ये होता है कि हमने उनसे जिस कंपनी से पेपर लिया उसके ऊपर ये बात बंदिश होती है कि वो सेम पेपर जो है हमारे जो दुश्मन मुल्क है उनको नहीं देगा। तो उन्होंने पाकिस्तान को दिया, ये जो बहुत बड़ा वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। तो इस वायलेशन का हमारी सरकार ने उस वक्त उसके सामने क्या कदम लिए? क्या हमने उस कंपनी को जो है इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटा या उसको ब्लैक लिस्ट किया? ऐसा किया क्या? ये एक बात मेरी। दूसरी बात, क्यों हम स्वयं अपने यहाँ पर ये पेपर, इतनी बड़ी हम इकोनॉमी है दूसरी दुनिया की, हम जो है तीसरी चौथी इकोनॉमी बन चुके हैं, इतनी बड़ी हमारी करेंसी की खपत भी बहुत ज्यादा है, तो क्यों नहीं हम खुद ये पेपर अपने यहाँ बनाते, सो दैट कि हमें हमारा जो पेपर है वो सप्लायर दूसरे हमारे दुश्मन देशों को दे करके उसकी नकल ना करवा ले। तो हम ऐसा पेपर खुद क्यों नहीं बनाते? देखिए, पहली बात तो है कि जो आपका पहला क्वेश्चन था उसके अंदर आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन थी, लेकिन उस टाइम पे गवर्नमेंट को पता था कि पाकिस्तान के करेंसी के नोट भी वो कंपनी सप्लाई कर रही है जो इंडिया को सप्लाई कर रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन इसलिए नहीं लिया, यहाँ पे पूरा का पूरा इनका मतलब इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर कि पाकिस्तान फेक करेंसी प्रोड्यूस करे, वहां पे फेक करेंसी जाए, उसको बेचे, उसका हिस्सा इनको मिले। इसके सिवाय कोई दूसरा रीजन नहीं हो सकता। प्रणब मुखर्जी ने जरूर डीरा रो कंपनी को बैन कर दिया, लेकिन जब चिदम्बरम आए तो उन्होंने फिर इसको चालू कर दिया। देखिए, मैं ये नहीं जानता कि आज पेपर कहां से छप रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने जितने भी इशू पे काम करना था कर रही है। गवर्नमेंट देश की प्रोग्रेस पे ध्यान दे रही है, करेंसी पे ध्यान दे रही है, हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है, हमारी डिफेंस की प्रोडक्शन इस टाइम पे हाई टेक में पहुंच चुकी है। हम वार जीत गए, जो हमने ऑपरेशन से दूर किया पाकिस्तान के खिलाफ, तो आज लाखों करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं आप अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे इस टाइम पे रेलवे लाइन बनाई जा रही है, लेह पे जाने के लिए 1 लाख करोड़ उस पर लग रहा है। फिर पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर सड़कें बनाई जा रही है, टनल्स बनाई जा रही है, ताकि हमारी कंट्री सिक्योर रहे। और हम वो पूरी फेंसिंग कर रहे हैं अपने बॉर्डर की, जैसे हमने पाकिस्तान के साथ कर रही है, उसी तरीके से हमने म्यांमार के साथ फेंसिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। और साथ में हम बांग्लादेश की फेंसिंग भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीच में ममता बनर्जी जैसे आ जाते हैं। लेकिन देश के अंदर नुकसान ये है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट 2 साल 4 साल में काम करे, इसमें कई साल लग जाते हैं। जैसे म्यांमार की फेंसिंग है उसके अंदर 10 साल लग जाएंगे,
और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर लगता है उसके अंदर इस टाइम पे 600 किलोमीटर का एरिया जहाँ पे फेंसिंग नहीं हो पा रही क्योंकि ममता बनर्जी इसमें लैंड नहीं सप्लाई कर रही। तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। ट्रंप ने हमारे पे टैरिफ लगा दिया, उसके बाद भी हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है एट 8.4%। तो जिसकी वजह से ट्रंप भी परेशान हो रखे हैं। ये इसलिए कि हमारी गवर्नमेंट इस टाइम पे पॉजिटिव स्टेप ले रही है। आप अगर बात करें बहुत से सालों पहले या 500-600 साल पहले जब इन्फ्लुएंसर्स आते थे उस टाइम पे इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो 80% थी जीडीपी, उसकी वो 80% थी जीडीपी की, वर्ल्ड की इकोनॉमी की, यानी कि सारा कुछ इंडिया के अंदर था। और इन्वेडर्स इसलिए इंडिया के अंदर आते थे कि यहाँ लूटे, मुसलमान आते थे यहाँ पे मंदिरों को लूटने के लिए, जो ब्रिटिश आए वो भी हमको लूटने के लिए आ गए और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लूट के चले गए, करोड़ों रुपया अरबों रुपया यहाँ से लूट के चले गए। और आज हम दोबारा से प्रोग्रेस कर रहे हैं क्योंकि हम मेहनती लोग हैं, हम रिलीजियस लोग हैं और हम पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान देते हैं और अपने देश की बात करते हैं। हम किसी को क्वेश्चन नहीं उठाते। जैसे आप लगा लीजिए यूरोप, वो कब कहते हैं कि आप यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, लेकिन हम तो किसी को नहीं कहते कि आपने ये वायलेशन की। हम अपना ध्यान देते हैं, इसलिए आज हम दोबारा से ग्रो कर रहे हैं। और आज जो हमारी ग्रोथ है उसको पूरा वर्ल्ड देख के परेशान हो रहा है। और लोग को क्यों चाइना हमसे हेट करता है, क्यों अमेरिका हमसे हेट करता है, क्योंकि हम उनको लगता है कि बहुत जल्दी इंडिया वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी में आ जाएगा या नंबर 1 पे आ जाएगा, इसलिए वो चाहते हैं कि इंडिया को रोका जाए। और ये सब इसलिए पॉसिबल है कि हमारे पास ये गवर्नमेंट है जो देश का काम कर रही है। और इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो लूटने का काम करती थी। राहुल गांधी को देख लीजिए, क्या राहुल गांधी को ढंग की बात की आज तक? रफाल क्यों खरीद रहे हो, फलाना क्यों ले रहे हो, आलू से मैं सोना उगा दूंगा, ये सब बातें इसलिए की जा रही कि इनके पास एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा है एंटी इंडिया, इनका एजेंडा है कि हिंदुओं को माइनॉरिटी में ला दो। राहुल गांधी की क्या उसकी रिलीजन कोई नहीं जानता, नाम गांधी लगा है, लेकिन देश से नफरत करते हैं, हिंदुओं से नफरत करते हैं। राहुल गांधी वो आदमी है जिनका पता नहीं कि फादर, इनका रिलीजन क्या है, फादर किस नाम के थे, सबने अपने नाम पे गांधी लगा रहा है। इवन आप देखिए जो वाड्रा है वो भी अपने नाम के ऊपर गांधी लगाने की कोशिश कर रही है। तो ये लोग देश के दुश्मन है जो देश के अंदर बैठे हैं और देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। साहब एक प्रश्न है कि जैसे फेक करेंसी प्रोडक्शन है और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा एक मुश्किल मैकेनिज्म होता है, क्योंकि बना तो लेते हैं जो दुश्मन देश हैं, करेंसी बना ली, लेकिन उसकी सर्कुलेशन जो है वो कैसे हो। तो उसमें ऐसी बातें ध्यान में आई कि जो पाकिस्तान फेक करेंसी बनाता था, भारत में जो दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क था, जो ऐसा लोगों को लगता है कि जो दाऊद का जो नेटवर्क था, क्योंकि मुंबई का गैंगस्टर था, यहाँ से भागा, वो मुंबई से भागा, तो शायद मुंबई के आसपास या मुंबई के अंदर ही उसका जो था वो पूरा कन्फाइंड था। ऐसा नहीं है, उसका नेटवर्क पूरे भारत में था और पूरे भारत में था। और दूसरा क्या था जी कि पाकिस्तान को, अभी मान लीजिए कि आज कोई काउंटर करना है पाकिस्तान में, इस फिल्म में भी दिखाया है धुरंधर में कि किस प्रकार से हमारा एजेंट जो है, हमने हमजा जो है वहाँ पर अपना ये रणवीर सिंह को वहाँ प्लांट किया। हमें तो वहाँ पर अगर मान लीजिए कि अपना काम कहाँ करवाना है, तो उसके लिए तो क्या होता है कि 3-4 चीज़ें होती हैं। आपको तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अनुभव है कि एक तो आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन होती हैं कि आदमी आइडियोलॉजी के कारण आता है, एक मॉनेटरी कंसिडरेशन होती हैं, और एक जो होती हैं वो होती हैं आपकी ग्रीवेंसेस के जब परसिक्यूशन, जैसे अभी पाकिस्तान में बलोच लोगों पे इतना अत्याचार हो रहा है कि किसी बलोच से जाके बात करोगे वो तो कहता ही है, मैंने देखा है केपीके में कि वो कहते हैं जी भारत ही हमारा जो है बहुत नज़दीकी, हमारा दिल का रिश्ता भारत से है, पाकिस्तान वाले तो दुश्मन है। तो इस तरह से एक आप असेट्स क्रिएट करते हो, लेकिन पाकिस्तान को भारत में तो रेडीमेड स्ट्रक्चर मिला, उनको तो कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दाऊद का बना बनाया खेल था। और वही कारण था कि दाऊद को उन्होंने वहां पर क्लिफ्टन में रखा था संभाल करके, कराची में। तो मेरा प्रश्न ये है कि इस सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन और जो सर्कुलेशन है फेक करेंसी की, उसमें ये दाऊद इब्राहिम के गैंग का क्या रोल था और किस तरह से ये लोग जो है वो पूरे भारत में करेंसी जो है फैलाते थे? देखिए, दाऊद का रोल था, लेकिन मैं आपको बात बताऊं एक बात कि जैसे सारी ज्यादातर फेक करेंसी आती थी नेपाल के रास्ते, क्योंकि हमारा पोरस बॉर्डर है, और नेपाल के बॉर्डर पे बहुत सी मस्जिदें बना दी गई। आपने देखा होगा इस टाइम पे योगी जी बहुत काम कर रहे हैं, यानी कि मस्जिदों को हटा रहे हैं वहां पे, और सारे मुस्लिम को बॉर्डर पे इन्होंने सेटल कर दिया था ताकि उनका काम आसान हो जाए। अब देखिए जितनी भी इंपॉर्टेंट जगह है वहां पे मुस्लिम को सेटल कर दिया गया।
चाहे बॉर्डर हो, इंडिया नेपाल का बॉर्डर हो, चाहे आपका चिकन नेक हो, चाहे हमारे टेम्पल्स हो, चाहे सोमनाथ टेम्पल है, वहां पे भी सारे के सारे बसे हुए थे। लेकिन इनका काम था कि यहाँ पे इनका काम इजी रहे, क्योंकि फेक करेंसी काम एक, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जितने भी नेपाल के अंडरवर्ल्ड के लोग थे, एक दिलशाद बेग थे जो फेक करेंसी का काम किया करते थे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करते थे इंडिया के अंदर। उनका मर्डर कर दिया गया दिन दिहाड़े। और मर्डर किसने कराया मैं तो बात नहीं कहूंगा, आप समझ सकते हैं कि किसने मर्डर कराया होगा। हम काम कर रहे थे, हमारी एजेंसीज काम कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी। जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो सपोर्ट नहीं करती थी। और एक बताऊंगा कि एक बैंक है, वो एवरेस्ट बैंक, जो नेपाल के अंदर है, और नेपाल के अंदर एक होटल भी है, एवरेस्ट होटल, जहां पे पाकिस्तानी आके ठहरा करते हैं। और एक टाइम नेपाल की डेलीगेशन आई इंडिया के अंदर, इंपॉर्टेंट लोग थे, प्रेस वाले भी थे, कुछ और भी थे। तो वो जब इंडिया के अंदर आए तो उनके जब नोट देखे गए, सबके पास फेक करेंसी थी, यानी कि जो उनको बैंक से पैसा मिला वो फेक पैसा था, नेपाल को यूज किया करते थे। जब इंडिया ने इनका नेपाल से फेक करेंसी का काम बंद कर दिया, हमने पहले उनके 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया। फिर जैसे मैंने कहा कि वहां पे एक जो इनके कर्नल थे, कर्नल चीमा, उनको वहां से निकाल दिया। तो इन्होंने जो नोट्स थे या फेक करेंसी के नोट थे वो बांग्लादेश के रास्ते भेजने शुरू कर दिए इंडिया के अंदर। लेकिन जब पीएम मोदी ने डिमोनेटाइजेशन कर दी तो सारे के सारे फेक करेंसी के पैसे खत्म हो गए, और इससे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी डूबनी शुरू हो गई। क्योंकि पाकिस्तान को शुरू से आदत थी फ्री में लेने की। पहले यूरोप इनको आर्म्स एमुनिशन देता था फ्री में, फिर इंडिया की फेक करेंसी से ये पैसा कमाते थे, वो भी इनको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता था, उसका हिस्सा जरूर जाता था। डी लारू के आदमी की जिस एक एजेंट है जिससे एक एग्रीमेंट किया गया था कांग्रेस के टाइम में, उसको 8 करोड़ रुपए दिए गए थे इस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। कहां से आए, किसने दिए, ये सारी की सारी मिस्ट्री है। लेकिन बहुत से लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मोदी गवर्नमेंट इन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं करती। देखिए, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से काम किया था, और अगर इनके खिलाफ काम शुरू होता तो इंडिया की इंसल्ट होती वर्ल्ड के अंदर कि इंडिया की इकोनॉमी इस टाइम पे खराब है। और ये तो एलिगेशन लगा देते, पीएम मोदी एक अलग टाइप के एलिगेशन लगा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने टेक्निकल तरीके से, मैं एक और बताऊं आपको बात कि इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे। कुछ कांग्रेस के लीडर थे, कुछ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, स्पेशली मैं एक की बात करूंगा जिसका मैं नाम भी लिया, फिर कुछ फॉरेन सेक्रेटरी, कुछ आपके फाइनेंस सेक्रेटरी थे, एक अरविंद मायाराम। उन्होंने जब कंपनी ब्लैकलिस्ट होगी तब भी उसको एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। फिर एक रिजर्व बैंक के, कुछ रिजर्व बैंक के ऐसे लोग थे जो, यानी कि रिजर्व बैंक के गवर्नर, जो इसमें पूरे के पूरे इन्वॉल्व थे। आज भी वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, देश को सपोर्ट नहीं करते। तो लेकिन पीएम मोदी के डिमोनेटाइजेशन के बाद ये सारा का सारा काम बंद हो गया कंपनी को। और उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने डिमोनेटाइजेशन की, उसके बाद वो कंपनी बंद हो गई, क्योंकि उसको सिर्फ इंडिया से काम मिला करता था, यानी कि डी लारू बंद हो गई। देखो, एक चीज है जी सुसा, कि जैसे आपने कहा और हमेशा आप मानते हो, आपने तो पूरा एनालिसिस किया हुआ है कि यदि राष्ट्रभगत सरकारें आती हैं ना, तो वो उनके आने का जो प्रभाव है हर चीज पे पड़ता है। उनका प्रभाव इकोनॉमी पे पड़ता है, फॉरेन पॉलिसी पे पड़ता है, स्ट्रेटेजी पे पड़ता है, डिफेंस पे पड़ता है, हर चीज का। और प्रत्यक्ष है कि 2014 से जब से मोदी जी आए हैं, तो आप देख लीजिए ना कि डिफेंस की भी किस प्रकार से, जैसे रफाल लेना था तो किस प्रकार से वो राहुल गांधी ने उसका विरोध किया, ठीक है। हमने जब बालाकोट किया तो उन्होंने क्वेश्चन कर दिया कि नहीं आपने किया ही नहीं है। तो जो हमारे राष्ट्र हित की बातें थी उस पर कांग्रेस वाले हमेशा क्वेश्चन उठाते रहे। तो एक बात क्या देश के लोगों को एक संदेश जाता है कि क्या कारण है कि जो बात हमारे देश हित की होती है उसी में ये कांग्रेस वाले इन जनरल और इन पर्टिकुलर उनका लीडर राहुल गांधी वो जो है वो ऐसा उंगली खड़ी कर देता है। यही बात हुई जब डिमोनेटाइजेशन भी हुई। डिमोनेटाइजेशन होने के बाद में आप देखिए कितना क्रमबद्ध काम किया उन्होंने, बड़े सिस्टमेटिक काम किया कि डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को की। उसके बाद में ही अगर मान लीजिए कि जीएसटी रोल आउट उससे पहले हो जाती तो जीएसटी इतनी इफेक्टिव नहीं होती कि डिमोनेटाइजेशन से पहले अगर कर दी जाती, तो उन्होंने वो भी कर दिया। उसके बाद में उन्होंने काम ये कर दिया कि यूपीआई जो घर घर में जो है ना जी, जनधन के हिसाब से अकाउंट खोल लें, ताकि आज आप एक केले वाले के स्टॉल से केला भी लेते हो ना 2 रुपए का, तो यूपीआई आप उनको कर सकते हो। तो उससे क्या होने लग गया कि मैक्सिमम जो करेंसी का यूसेज था वो कम हो गया। तो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से आज की सरकार ने उसका कारण है। ये चीजें पहली सरकारें कर सकती थी, लेकिन फर्क मैं तो ऐसे मानता हूं ब्रॉडली में जब देखता हूं कि यहां पर आपके क्या है,
यहाँ पर अगर आपके राष्ट्रभक्ति है तो आप हर समय राष्ट्र का ही सोचते हो। यहाँ पर आपका स्वार्थ है, आपका परिवार है, आपके बेटे के लिए कितने हजार करोड़ की जो संपत्ति छोड़ के जा रहे हो, आप पार्टी की लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हो अपने बेटे के लिए, जब ये है तो उसमें फिर राष्ट्र हित नहीं होता। और उन्हीं चीजों के फॉरेन एजेंसीज एक्सप्लॉइट करती हैं, जो हम डीप स्टेट बोलते हैं। डीप स्टेट जो है यही फॉल्ट लाइन को जो है वो एक्सप्लॉइट करती है। तो इसमें आपका क्या सोचा कि आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो देश भर की सरकार है तो उसमें देखिए, हाँ, देखिए मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि चिदम्बरम जो अपनी खेती करते हैं वो गमले के अंदर उगाते हैं। शरद पवार की लड़की जो है वो भी पैसा कमाती है गमले के अंदर चीजें उगा करके। तो आप समझ सकते हैं इनका क्या एजेंडा है। आप कांग्रेस की बात करते हैं, जब नरसिम्हा राव पावर में थे तो एक इंसिडेंट हुई, बम ब्लास्ट हो गया था आपके बॉम्बे के अंदर। ये 1993 की बात है जी। तो उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी, एनएन वोरा को उन्होंने बना दिया इंचार्ज कि आप इस पे इंक्वायरी की रिपोर्ट दो। उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जनता से एक ऑर्डर आ गया कि आप इनके नाम डिस्क्लोज मत करो, तो नाम को निकाल दिया गया। क्योंकि इसमें फंसते कौन, फंसते वही जो कांग्रेस के लोग थे, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पूरी एक आपस में मिली भगत है, टेररिस्टों की, पुलिस की और साथ में पॉलिटिशियन की। पॉलिटिशियन कौन थे, जो पावर में थे। इसी तरीके से बहुत से इंसिडेंट। एक रतन सहगल नाम के आईबी के ऑफिसर थे जो सीआई के रोल पे थे, उनको पकड़ लिया गया कि वो इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे, फोटोग्राफ हो गई उनकी, और आईबी के चीफ ने उनको बुला के, वो एक्चुअली सीनियर थे, आईपीएस ऑफिसर थे, जॉइंट डायरेक्टर लेवल के, एडिशनल डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर थे। उनको पकड़ लिया गया और उन्होंने कबूल भी कर लिया। लेकिन तभी जनपद से फोन आ गया, यानी कि कांग्रेस के हेडक्वार्टर से फोन आ गया और उनको छोड़ दिया गया कि इन्होंने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बाद उनको सीआईए अपने घर के अंदर ले गई, यानी कि वो चले गए अमेरिका के अंदर। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सी इंसिडेंट है। और मैं यही बता दूं कि बहुत से रॉ के ऑफिसर भी ऐसे हैं, कुछ रॉ के ऑफिसर, बहुत तो नहीं कहूंगा, कुछ रॉ के ऑफिसर भी ऐसे हैं जो इनके एजेंडे पे काम करते रहे। आप दुल्लत का नाम ले लीजिएगा। दुल्लत को क्यों लेके आए थे? दुल्लत को लाए थे इसलिए कि वहां पे आपके अटल बिहारी वाजपेयी को धोखा दिया जाए। और कौन कर रहा था वो काम? उनके एनएसए ब्रजेश मिश्रा, वो दुल्लत को रॉ के अंदर लाया अभी से कि क्या क्या करने के लिए, ताकि उनका दोनों तरफ से कंट्रोल रहे। दुल्लत का देख लीजिए, उन्होंने तो पाकिस्तान के ऐसे के लोगों के साथ किताबें लिखनी शुरू कर दी, हमेशा पाकिस्तान को प्रेस करते थे कि ऐसे इज बेस्ट। जब आप उनके साथ मिलकर काम करोगे, उनके सपोर्ट करोगे तो बेस्ट होगी। IC-81 की हाईजैकिंग पे किसी ने कोई बात नहीं की, आज तक किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर था, कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। लेकिन यहाँ पे कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ। इसी तरीके से जब 2001 का पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी कुछ रॉ के ऑफिसर्स के द्वारा, लेकिन उसको भी पास ऑन नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से आपके अटल बिहारी वाजपेयी को पावर से हटाया जाए। और इसके अंदर बीजेपी के लोग भी इन्वॉल्व थे। मैं आपको इंसिडेंट बताऊं कि एक बार कुछ इन्फॉर्मेशन आई जो काफी क्रिटिकल थी, इंपॉर्टेंट थी देश के लिए, तो उसको भेजने से मना कर दिया। तो मैंने अपने बॉस से कहा कि सर आप क्यों नहीं इसको भेज रहे? कहते अगर मैं भेजूंगा तो इस पर कोई काम नहीं होगा, बल्कि मेरा कैरियर खराब हो जाएगा। और बात ठीक थी ये बात, क्योंकि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, या हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे, या एनएसए लगा दीजिए, उनकी लॉयल्टी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थी, उनकी लॉयल्टी किसी और के साथ थी। वो या तो डीप स्टेट के लिए काम कर रहे थे या कांग्रेस हाईकमांड के लिए काम कर रहे थे। बहुत से इंसिडेंट है जिसपे आप बात कर सकते हैं। आप जिस तरीके से आप बात कीजिए कि हमीद अंसारी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया 2 टेन्योर के लिए, और क्या उन्होंने नुकसान किया था इंडिया का, कैसे रॉ के ऑपरेशंस को खत्म करा दिया था जब वो एम्बेसडर थे ईरान के अंदर, क्योंकि मैं उनके साथ वहां पोस्टेड था और मेरे सामने सारी इंसिडेंट हुई। मेरी जान को भी खतरा था, लेकिन मैंने अपने जान पे खतरे की परवाह नहीं की, काम किया, उनको एक्सपोज भी किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता। अब भी एक्शन तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं ऐसा जो करने के लिए, क्योंकि सारे के सारे जो काम किए जाते हैं बड़े एक प्रॉपर तरीके से किए जाते हैं। इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी चलेगी। हाँ, अगर इंडिया चाइना होता तो सबको फांसी चला दी जाती, लेकिन क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पे चलता है, और यहाँ पे इसी का फायदा उठाते हैं डीप स्टेट, इसी का फायदा उठाते हैं हमारे कुछ पॉलिटिशियन, इसी का फायदा उठाते हैं कुछ ब्यूरोक्रेट जो करप्ट है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश का काम करते हैं। आप अजीत डोभाल की बात कर लीजिएगा, मैं बहुत से रॉ के ऑफिसर्स को जानता हूं जिन्होंने अपनी जान पे खेल करके देश की सुरक्षा का काम किया। लेकिन
हर एक आदमी का एजेंडा है, किसी को खुशी होती है देश का काम करके, किसी को देश से गद्दारी करके। देखिए, आप ने जैसे हमेशा आप मेंटेन करते हैं ना, आपके पास में तो काफ़ी इस चीज़ के एनेक्डोट्स, बहुत सी मेमोइर्स हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ ना कि बाहर के दुश्मनों से ज़्यादा हमें अपने जो अंदर दुश्मन है, जिस है ना, उनको उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। तो उसके लिए तो मैं हमेशा एक शेर कहता ही हूँ कि वो दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर ही को आग लग गई घर के चिराग से। तो घर के अंदर के जो चिराग हैं, इनसे हमको पहले बचने की ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसा मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा हमें उसके लिए जो है वो थोड़ा कमिटेड एग्रेसिव भी होना पड़ेगा। हम डेमोक्रेसी के नाम पे उनको कंसेशंस नहीं दे सकते, ये बात बिल्कुल। नहीं पड़ेगी कि एक वो और एक और हाँ, एक और बात आप ख्याल रखिएगा कि आजकल पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हालात टोटल खराब है। पाकिस्तान खुद टूट रहा है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं आ रहा फेक करेंसी का। वो मेहनत करने की आदत नहीं है उनको। और पाकिस्तान के अंदर जो आप देखिए पिक्चर के अंदर कैसे दिखाया गया, वहां पे किस तरीके से एक तरीके सिविल वॉर चलता है पाकिस्तान के अंदर, यानी कि गन कल्चर चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये पूरा इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया। लेकिन एक और बात यह है कि आजकल पाकिस्तान के अंदर जो एंटी इंडिया एजेंडा चला रहे थे, जो एंटी इंडिया काम कर रहे थे, जिन्होंने IC-8 को हाईजैक किया, जिसने पार्लियामेंट पे अटैक किया, वो सबके सबको मार दिया गया अननोन गनमैन के द्वारा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। किसने मारा, क्या मारा, उसको हमें डिस्कस करने की जरूरत है, क्योंकि देश का काम हो रहा है, जो मर्जी करे। हिंदुस्तान को बचाने के लिए इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर लोग ऐसे बैठे हैं जो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, बड़ा विषय बहुत लंबी थी। इनमें से जो कई दूसरी जो स्ट्रीम्स निकल रही हैं, तो उनके ऊपर फिर हम चर्चा करेंगे। सुसा, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया ये सारी बात को, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और फिर अभी जल्दी ही अगले जो है हमारा जो रहेगा इसी विषयों के ऊपर के किस प्रकार से देश के अंदर जो हमारे दुश्मन बैठे हैं उनसे बचते हुए, और बाहर जैसे अभी आपने बताया कि अननोन गनमैन, वो बहुत पुराना हमको शुरू करना चाहिए था जी। ये काम बहुत पुराना था। नहीं तो क्या होता है कि वन साइडेड वन वे ट्रैफिक ही चलती रहती थी। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं रोकोगे तो वो तो रुकने वाले हैं नहीं है। ठीक है, अपने आप तो नहीं रुकेंगे, हमें उनको रोकना पड़ेगा। तो बहुत बहुत मैं वापस से आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलते हैं जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।